स्वागत है गाइस आप सबका मेरे नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक प्रॉपर्टी करवाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो उस प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला निकल के आया था Q = NE। तो उसी फॉर्मूला से रिलेटेड इस लेक्चर में हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और हमें एक फॉर्मूला मिला Q = NE। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में क्या क्या है वो हम जानते हैं। Q जो है वो हमारा चार्ज है उस बॉडी पर, चार्ज ऑन बॉडी। जिस बॉडी पर हम निकालना चाहते हैं उस बॉडी पे कितना चार्ज है वो है Q। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह रहेगा। 1.5 1.2 1.8 इस तरह नहीं रहेगा, 2.8 2.3 इस तरह नहीं रहेगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। ठीक है। और ये तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये मैं क्वेश्चन अपने से लिया हूँ, ये कोई बुक में नहीं है। मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल भी मैं बताऊंगा। अभी मैं एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कराता हूँ इस फार्मूला को वेरीफाई कराने के लिए। इस फार्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड टू दैट बॉडी। बोल रहा है एक बॉडी है, उस बॉडी में कितना चार्ज है। मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में कितना चार्ज होगा यदि इफ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, यानी 10⁻6 मतलब कितना होता है 1 मिलियन, यानी 10 लाख इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। तो इस पर कितनी चार्ज होगी, ये बॉडी कितनी चार्ज हो जाएगी वो देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन से Q = NE। हमें क्या निकालना है? Q, चार्ज ही तो निकालना है ना, कितनी चार्ज है। तो हमें Q = हमारा फॉर्मूला जो NE होता है, हमें Q निकालना है। तो हमें चाहिए दो चीज़, हमें चाहिए N, हमें चाहिए E। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमें दोनों चीज़ गिवन है। तो पहले N ढूंढते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस बॉडी में, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। मतलब कि 10 लाख इलेक्ट्रॉन एक बार में ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें, यानी 10⁻6। ठीक है, हमारा N मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ना हमारा यही। ओके, अब हमें चाहिए E। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास, अच्छा ये लिख देते हैं यूनिट, साथ ही साथ लेके चलते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इतना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। तो टोटल जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन पे एक इतना चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे इसका डबल चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे उससे 3 गुना चार्ज होगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतने से इसको एक इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगी। तो वही तो मैंने किया यहाँ पे। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻6, यानी 10 लाख, यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है इतनी होती है। तो बस सब चीज़ें सॉल्व करते हैं। 1.6 का 1.6 रहेगा इंटू 10⁻⁻19। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए
कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, पावर्स को कैसे जोड़ते हैं, पावर्स को कैसे घटाते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक लेक्चर ये कैलकुलेशन के बेस्ड पर ही बनाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, फिजिक्स के कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देनी है, जो पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो कैसे करने हैं, मैं बताऊंगा, एक लेक्चर उसके लिए लाऊंगा। तो इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया। अब हम लोग देखते हैं NCERT का एग्जाम्पल जो है 1.1 वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा NCERT का है, एग्जाम्पल नंबर 1.2। क्वेश्चन पढ़ते क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी से एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं और दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। तो पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज करने में, जो बॉडी सेकेंड है जिसमें चार्ज हम डाल रहे हैं, उसको 1 कूलम चार्ज करने में कितना समय लगेगा, हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है हमें टाइम निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। पहले आप ये कीजिए कि जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको आप नोट कीजिए और क्या निकालने बोल रहा है वो आप नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें टाइम पूछ रहा है और हमें डेटा दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n दिया हुआ 10⁹। तो हमें पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज करने में हमें कितनी समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। एक बॉडी 1 है, ये सेकेंड बॉडी है और मेरा इस बॉडी से चार्ज निकल रहा है और इस बॉडी में चार्ज जा रहा है, और 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10⁹ को क्या बोलते हैं, 1 बिलियन, यानी 1 अरब इलेक्ट्रॉन। यानी 1 सेकेंड में इस बॉडी से 1 अरब इलेक्ट्रॉन निकल के उस बॉडी में चल जा रहा है। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले कि जब 1 अरब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकलकर उस बॉडी में जा रहा है तो अपने साथ कितना चार्ज लेके जा रहा है, यानी हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज कैसे निकालेंगे हम, तो पिछले प्रॉपर्टी में जो मैंने बताया था एक फॉर्मूला Q = NE, इस फॉर्मूला से मैं चार्ज निकालूंगा। देखिए कैसे। तो Q निकालने के लिए मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, पहला N चाहिए, दूसरा E चाहिए। क्या हमें दोनों दी हुई है, देखिए N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 अरब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमें N दी हुई है। अच्छा, E दिया हुआ है, बिल्कुल हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है, यानी E दिया हुआ है। वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितनी चार्ज आती है। तो 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 1.6 था वही रहने दीजिए, इसको सिर्फ सॉल्व कीजिए। 10⁻, ये हो जाएगा आपका 9 और जोड़ेंगे यानी -19, प्लस है और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 19, यानी 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। मतलब 1 सेकेंड में जो 1 अरब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो वो 1 सेकेंड में ए बॉडी को हम इतना चार्ज कर सकते हैं। यानी जो 1 अरब इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में जा रही है वो इतनी चार्ज लेके जा रही है उसमें। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी हमें टोटल
एक कूलम चार्ज करने के लिए इस बॉडी में हमें कितनी चार्ज देनी है, 1 कूलम चार्ज देनी है। तो हमें कितनी समय लगेगा, मतलब हमें टाइम पूछा जा रहा है, टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम से रिलेटेड हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम है। तो टाइम निकालने के लिए हमें ये स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। इस क्वेश्चन में दूर दूर तक ना स्पीड है ना डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला को मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कौन से फॉर्मूले हैं, काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो भी फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्यों, उनके लिए इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड चाहिए और हमें एक्सेलरेशन चाहिए। मतलब कि डिस्कस करना ही बेकार है सब फॉर्मूला के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं दिया जो हम क्वांटिटी ये काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले को लगाकर टाइम निकाल सकें। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें टाइम के लिए, हमारे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है टाइम निकालने के लिए। तो देखिए यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है और एक लॉजिक है। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए टाइम कैसे निकलेगा। सारे लोग पानी पूरी खाए होंगे, खास करके लड़की तो ज़्यादा खाती है और लड़के भी खाते हैं। तो मैं समझाता हूँ पानी पूरी के एग्जांपल से। देखिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको टोटल 10 पानी पूरी खाना है। कितना खाना है, 10 पानी पूरी। ठीक है, और आप एक सेकेंड में आप 2 पानी पूरी खा रहे। कितने पानी पूरी खा रहे, 2 पानी पूरी। तो आपको टोटल 10 पानी पूरी खाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, सोच क्या रहे, जल्दी बताइए। 5 सेकेंड। कितनी टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। क्या किया मैंने, 10 था, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 5, यानी 5 सेकेंड। यानी अगर मुझे 10 पानी पूरी खाना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल पानी पूरी को 1 सेकेंड में जितना पानी पूरी खा रहा हूँ उससे डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो हमें क्या मिल जा रहा है, टाइम। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है टाइम कहाँ से निकल रहा है। यानी पानी पूरी की संख्या से हम टाइम निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। देखिए ना, खुद से सोचिए, लॉजिक लगाइए। एक पानी पूरी आप 2 सेकेंड में खा रहे हैं, तो 1 सेकेंड में आप 2 पानी पूरी खा रहे हैं, तो 2 सेकेंड में कितना खाइएगा, 4 पानी पूरी खाइएगा। 3 सेकेंड में 6 पानी पूरी खाइएगा। 4 सेकेंड में 8 पानी पूरी खाइएगा। और 5 सेकेंड में यानी 5 सेकेंड में 10 पानी पूरी आप खा जाएंगे। यानी जो टोटल था वो आप पूरा 5 सेकेंड में खा जाइएगा। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। यही तो हमने निकाला है। यानी हमारा फॉर्मूला क्या लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ पानी पूरी को डिवाइड कर दे किससे, 1 सेकेंड में जितना पानी पूरी खा रहे उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या निकल जा रहा है, टाइम। अब इसी सिनेरियो को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमारे पास टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, इस बॉडी को कितना चार्ज करना है, टोटल चार्ज 1 कूलम। 1 सेकेंड में कितना चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें निकाल चुके हैं ना। ये हम निकाल चुके हैं 1 सेकेंड में कितना, तो 1 सेकेंड में हम इतना चार्ज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें। 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। और इसमें हम लिख सकते हैं कूलम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड यूनिट, क्योंकि Q इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आता है अगले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वहाँ पे हमारा जो Q का यूनिट आएगा वो कूलम पर सेकेंड आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, ठीक है। अगले चैप्टर में जब मैं बताऊँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे ये यूनिट आता है इसमें। तो देखिए टोटल
हमारा 1 कूलम चार्ज है, 1 सेकेंड में इतना। अब इसको इससे रिलेट कीजिए, टोटल पानी पूरी कितना था 10, टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम, 1 सेकेंड में कितना पानी पूरी खा रहे थे 2, 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इतना कूलम। तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा टाइम निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू ये टोटल 1 डिवाइडेड बाय हमारा ये आ जाएगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10, ये कूलम और ये कूलम पर सेकेंड। देखिए ये जो टॉपिक, ये जो देखिए हमारा ये हो गया टाइम का लिख लिया। अब इसको इससे रिलेट कीजिए, देखिए से है कि नहीं इसमें, टोटल पानी पूरी टोटल चार्ज, 1 सेकेंड में जो पानी पूरी खा रहे थे 1 सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रही है सेम है, डिवाइड करके काट छाट के जो करना आपको, जो करना है, क्या मिल जाएगा हमें, टाइम मिल जाएगा। इसको भी काट छाट के जैसे भी सॉल्व करना आप कीजिए, हमें क्या मिल जाएगी, टाइम सॉल्व कीजिए, हाथ से सॉल्व करना हाथ से कीजिए, पेन से करना है पेन से कीजिए, कैलकुलेटर से करना है कैलकुलेटर से कीजिए, जिससे करना है कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, और ये फॉर्मूला आएगा सॉल्व करने के वही, और ये वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर -10, सॉरी ये 10 नहीं +10 आएगा सेकेंड। मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया था इसलिए मुझे पता है वैल्यू इतना आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी इतनी ही वैल्यू आएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, आपको ये वैल्यू मिलेगा। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट को 1 डिजिट आगे बढ़ा देता हूँ, यानी राइट साइड में 1 डिजिट बढ़ा देता हूँ। तो ये पॉइंट को मैं यहाँ करूँगा तो हो जाएगा 6.25 इंटू, और ये 10 टू द पावर 10 था तो एक पॉइंट उधर हमने खिसकाया तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा पावर, यानी 10 टू द पावर 9 सेकेंड। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। तो हमें 1 कूलम, इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने में हमें इतना सेकंड लगेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। इसको अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ इसी को देखूँ, ये पावर वाला को ही, तो 10 टू द पावर 9 सेकेंड, यानी 10 टू द पावर 9 कितना होता है 1 बिलियन सेकेंड। 1 बिलियन कितना होता है 1 अरब, यानी 1 अरब सेकेंड हमको टाइम लगेगा इसको चार्ज करने में। इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने में इतना समय लगेगा। अच्छा 1 अरब सेकेंड ये कितना होता है, कितना टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जा रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रही। चलिए इसको हम साल में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमें साल तो पता है ना कितना समय होता है। होली आती है, दीपावली आती है, छठ निकलती है, बहुत सारे त्यौहार निकलते हैं, तब हम बोलते हैं कि यार 1 साल टाइम बीत गई। हमें 1 साल टाइम पता है कितनी होती है इसको, तो इसको हम क्या करते हैं ईयर में बदल देते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे ईयर में, हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 ये सेकेंड। इसको मैं अगर ईयर में बदलूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस सेकेंड को मैं आवर में बदलूं, तो आवर में बदलूंगा कितना 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो मैंने 3600 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा 1 साल में कितने दिन होते हैं, क्योंकि अब ये देखिए अब ये जो टाइम सेकेंड में था वो अब कन्वर्ट हो गया दिन में, कितने दिन हो रहे हैं सब। अब मुझे इसको अब सिर्फ कन्वर्ट करना है किस में, ईयर में। तो इसको मुझे सिर्फ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 यानी 365 से और मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, और हमारा अभी दिन ही निकला है, अभी साल नहीं निकला है, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे 365 से और मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखिए कुछ ज़्यादा ही वैल्यू आ जा रहा है, भावना में थोड़ा भाग गया ये, तो
निकालिए अपना कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालना साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालिए, मोबाइल का कैलकुलेटर निकालना जो निकालना निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिल जाएगा। भाई साहब कितने के होश उड़ गए इसको देखकर। कितना ईयर्स आया, 198 ईयर्स, 198 साल। मतलब कि इस बॉडी को अगर मुझे 1 कूलम चार्ज देना है और मैं अगर 1 सेकेंड में 1 अरब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हर 1 सेकेंड में 1 अरब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे 198 साल लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज करने का। बाप रे, मतलब 1 कूलम चार्ज इतनी बड़ी यूनिट होती है कि 198 साल लग जाएंगे। मेरा जो अगला पीढ़ी आएगा वो भी नहीं कर पाएगा, उसका अगला पीढ़ी अगर उसका भी 60-70 साल हो जाएगा तब जाके वो बॉडी को चार्ज करेगा। और वो भी कब, जब हर 1 सेकेंड में इसको देते रहेंगे चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते रहेंगे, तब जाके 198 साल में पूरा होगा। बाप रे, यानी कितनी बड़ी यूनिट होती है 1 कूलम सच में। तो इस तरह से आप सॉल्व करके आपका टाइम आया। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये पानी पूरी वाला एग्जाम्पल, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया आपको समझाने के लिए। वरना मैं सिंपल किताबी भाषा में आपको बता सकता था, लेकिन वो आपको समझ में आती नहीं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ, जो आपको जो भाषा समझ में आती है उसमें आपको अगर मैं समझाऊँगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं। अब आप कीजिए, मैं आपको एक काम देता हूँ, मैं आपको एक बॉडी ला के देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि इसको आप 1 कूलम चार्ज दीजिए और मैं 1 सेकेंड में 1 अरब इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र करने का तरीका बता देता हूँ कैसे करना है इसको। अरब कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए कंडक्शन के ज़रिए, अरब कीजिए, जाके सटाइए, 1 अरब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है 1 सेकेंड में। करते रहिए 198 साल तक, कर पाइए तो करिए, नहीं तो जब मरने का समय आ जाएगा तो अपना अगला पीढ़ी को दे दीजिएगा करने के लिए। बाप रे, इतना बड़ा यूनिट 1 कूलम चार्ज, ये तो थॉर निकला पूरा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं अपने से दे रहा हूँ, अपने से बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है सॉल्यूशन। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स 3.5 नैनो कूलम। बोल रहा है कि एक कंडक्टर से हम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ताकि उसमें चार्ज इतना आ जाए। यानी एक, देखिए, सिर्फ चार्ज डालने से ही, उस इलेक्ट्रॉन डालने से ही इस बॉडी में चार्ज नहीं आती है। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो भी वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दे रहा हूँ तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिसमें डाल रहा हूँ वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये चीज़ मैं पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें निकालना है एन निकालना है। क्या दिया हुआ है, इक्वाइस 3.9 कूलम नैनो कूलम चार्ज, यानी क्या दिया हुआ है हमारा नैनो कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, यानी हमें दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, चार्ज। कितना दिया हुआ है, 3.5 नैनो कूलम। नैनो कूलम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, पहले एसआई यूनिट में, यानी कूलम में। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। नैनो का मतलब होता है 10⁻9। आपको याद होगा प्रीफिक्सेस, देखिए मिली जो होता है वो होता है 10⁻³ माइक्रो जो होता है वो होता है 10⁻⁻6, और नैनो जो होता है वो होता है 10⁻⁹। पीको जो होता है वो होता है 10⁻⁻12। यानी पावर में 3 जो है वो कम करते जाएंगे, 10⁻3, 10⁻�6, 10⁻⁹, 10⁻12। तो हमारा इस तरह से प्रीफिक्स चेंज होता है। मिली
माइक्रो, नैनो, पिको। मैं सिर्फ नोटेशन लिख रहा हूँ, पूरा नेम नहीं लिख रहा हूँ। ये माइक्रो का साइन होता है, म्यू लिखते हैं उसको माइक्रो का साइन बोलते हैं, और स्मॉल एन को नैनो बोलते हैं। तो वही नैनो कूलम यहाँ पे लिखा हुआ, और इसी एन की जगह मैंने ये वैल्यू लिखा हुआ है। क्लियर होगा आपको? तो देखिए, हमें पूछा है एन और हमें दिया गया है क्यू, तो क्या हम निकाल सकते हैं एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास अभी तक इकलौता एक ही फॉर्मूला है, क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। हमें इसमें से क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ई को इधर ले आता हूँ, इस ई को इसके नीचे ले आता हूँ, यानी एन इज इक्वल टू, इसके नीचे लाऊंगा तो हो जाएगा Q बाय ई। Q बाय ई मतलब कि अगर मैं चार्ज को डिवाइड कर दूंगा ई से, यानी जितना चार्ज दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दूंगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देखिए कैसे, चार्ज दिया हुआ है Q, कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और हमारा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक चार्ज पर ये आता है। बस हो गया, आंसर आ गया। बस आपको सॉल्व करना है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का कैलकुलेशन कितना अच्छा है। तो आपका देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कैलकुलेटर निकालिए, कीजिए। देखिए, इसको मैं 3.5 को मैं 1.6 से अगर डिवाइड करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा? हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 2.187। ये इसको डिवाइड करूँगा इससे तो 2.187 आएगा इंटू, देखिए कुछ काट सकते हैं क्या? 10⁻9 को यहाँ पे काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे -10 कटेगा ना। यहाँ पे 10 का पावर 9 है और यहाँ पे 10 का पावर 19 है, तो काट सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10⁻−10, 10 की पावर -10, और ये 10 के पावर -10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में। ऐसे 10⁻−10 होता है 1/, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो 10⁻+10, यानी ये माइनस में वो हो जाता है प्लस में। ये जो माइनस में था मैंने इसको ऊपर ले गया तो ये हो जाता है प्लस में, 10⁻−10। ये आपको पता होगा, ये आप सीख चुके हैं 7th 8th क्लास में ये सब कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल में ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये सब चीज़ों पर। तो हमारा आंसर आ गया ये, यानी हम इतना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा? उस बॉडी से निकालना होगा, तब जाके इतना चार्ज, यानी इतना चार्ज उस बॉडी में आएगी। कैसी चार्ज आएगी? क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन हम लोग बता सकते हैं कैसी चार्ज आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो आंसर है पॉजिटिव। क्यों? चार्ज निकाल रहे हैं, यानी पहले तो बॉडी न्यूट्रल होती है, जितनी पॉजिटिव चार्ज की संख्या, यानी जितना हो गया प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या बच गया अब ज़्यादा? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो कम नहीं हो रही है, तो वो जो बॉडी है वो कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिव चार्ज हो गई, जिससे निकाल रहे हैं। तो ये आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इससे इस फॉर्मूला से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छी पकड़ बनाता है वो आपका फॉर्मूला के ऊपर। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका और फॉर्मूला मजबूत हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एस सी वर्मा का है। इसे मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 NCERT में भी है, लेकिन उसमें बोला है कि एक कप ऑफ वाटर, मतलब उसमें ये नहीं दिया कि कितना ग्राम ऑफ वाटर है, और उसमें माना है सॉल्यूशन जब किया है NCERT में तो उसमें माना है कि 250 ग्राम अपने से माना है।
तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वो भी क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो आप बना लीजिएगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज़ द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पूछ रहा है कि 100 ग्राम पानी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि 100 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे, उसमें चार्ज कितने, सब मिला के कितने चार्ज होते हैं, ऊपर मैंने 100 ग्राम वाटर में कितने चार्ज हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा अपने टीचर से हेल्प लेना होगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें थोड़ा जो आपको पीछे का जितना आप पढ़े हैं उसका सारा नॉलेज यूज होता है इसमें। जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इससे पिछला जो आया था वो 98 ईयर्स जो टाइम पूछा था, तो उसमें आप नहीं बना सकते, आप बहुत सोचेंगे। जिसमें वही क्वेश्चन में आप बहुत सोचते कि टाइम कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टीचर से हेल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बुक लिखने वाला जो रहता है वो ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के डालता है, ताकि आप जब आपका टीचर जब बताएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ सिखाएगा आपका टीचर, साथ ही साथ कि वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सो तो इसी तरह इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना है। तो हमें एक डेटा सिर्फ यही दिया है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, तो हमें पता चल जाए बात किसकी हो रही है, बात हो रही है वाटर की। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला H2O। वाटर बनता है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से, यानी हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं, ठीक है, 2 एटम्स, और ऑक्सीजन का जो है 1 एटम होता है, ओके। और हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमें पता है। तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन में जो है वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स, यानी वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन जो 2 है और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का रहेगा। और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है वो रहती है 8। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना निकल गया, 8 + 2 यानी 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10, यानी एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का यानी पानी का एक मॉलिक्यूल में लेता हूँ तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकालना 100 ग्राम ऑफ वाटर में, हमें ये पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल रहता है तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसी तरह 3 मॉलिक्यूल रहेंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसी तरह n मॉलिक्यूल रहेंगे तो n × 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले निकालना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि 100 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस कौन बताता है, हमारे पास केमिस्ट्री का क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है, मोल कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि हम कैसे किसी एटम में नंबर ऑफ किसी एलिमेंट में या किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब है कि आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होगा ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके पास एक लिबर्टी है
कि यूट्यूब आपके पास है, यूट्यूब में आप सर्च मारिए मोल कॉन्सेप्ट, आपको जो बेस्ट चैनल मिलता है, जो बेस्ट टीचर मिलता है जिससे आपको समझ में आती है, उनका लेक्चर को देखिए और मोल कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। सो देखिए, हमें पता है एवोगाड्रो नंबर से, यानी एवोगाड्रो नंबर आप मोल कॉन्सेप्ट में सीखेंगे क्या होता है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स इतने। यानी अगर 1 मोल लेते हैं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स या फिर इतने एटम्स। ओके, अब 1 मोल किसको बोलते हैं? तो वाटर जो होता है हमारा वो होता है H2O, जिसमें H का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, सॉरी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दो एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, यानी H2 का हो जाएगा 2 एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 2 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। यानी हमारा जो H2O का मोलिकुलर मास, जो H2O यानी वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 18, और इसको हम लिखते हैं ग्राम में, और इसको ग्राम में लिखते हैं, और यही कहलाता है हमारा 1 मोल। यानी 18 ग्राम को ही हम बोलते हैं 1 मोल, और यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। मैं यहाँ पे एटम नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एटम कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं एटम लिख रहा हूँ। जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ मॉलिक्यूल लिखना है और कहाँ पे एटम्स लिखना है। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कंपाउंड दिया गया है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, इसीलिए मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और हमें निकालना ही क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना मॉलिक्यूल का संख्या निकलेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकाल रहे हैं। तो 18 ग्राम पानी, यानी जो ये 18 H2O का जो मॉलिकुलर मास होता है इतना होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, एक एक नियम जो आपने क्लास 7 और क्लास 8 में पढ़ा है, एक एक नियम। जब हमारे पास 5 कलम का दाम 25 रुपया दिया जाता है तो हम क्या करते हैं? हम पहले 1 कलम का निकाल लेते हैं, हमारा 5 रुपये निकल जाता है। और अगर हमें पूछा जाए 3 कलम का तो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 15 रुपीज़। इसी तरह निकालते हैं ना यूनिटरी मेथड से। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? 18 ग्राम जो वाटर है वो इतना मॉलिक्यूल्स में होता है, 18 ग्राम वाटर में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, यानी 1 ग्राम वाटर लेते हैं, 1 ग्राम पानी लेते हैं, तो हमें कितनी मॉलिक्यूल्स की संख्या मिलती है? बस इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए ज़्यादा से कम हो रहे हैं, देखिए यूनिटरी मेथड में एक चीज़ ध्यान दीजिए, ज़्यादा से कम होंगे तो डिवाइड करेंगे और कम से ज़्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 रूल आप याद रखिएगा यूनिटरी मेथड में। तो ज़्यादा से कम हो रहे हैं, 1 ग्राम निकाल रहे हैं, ज़्यादा से कम हो रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 18 से। 022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 मॉलिक्यूल्स। देखिए हमें 1 ग्राम में निकला, हमें पूछा कितने में है? 100 ग्राम में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100 ग्राम पानी में, यानी 100 ग्राम वाटर में कितनी मॉलिक्यूल्स हो जाएगा? अब जो है 1 का निकाले तो इतना आया, अब 1 से 100 ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने बताया था कि जब ज़्यादा से कम होते हैं तो डिवाइड करते हैं और कम से ज़्यादा होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इस नंबर को 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻2 इसी को लिख सकता था मैं, 100 ही लिख देता हूँ, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मॉलिक्यूल्स मेरा आ गया। यानी कि
100 ग्राम पानी में इतना मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमें क्या करना था, यही तो निकालना था कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स में हम निकाल चुके हैं, मेरे एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे भाई, इसी को तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। निकल गया आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 23 और 10 टू द पावर 2 हो जाएगा 10 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10। क्यों कर रहा हूँ 10 से, आपको समझ में आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन, 3 मॉलिक्यूल में 30 इलेक्ट्रॉन, 100 मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा 100 इंटू 100 को 1000 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह n मॉलिक्यूल्स रहेगा तो n इंटू 10 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। वही हमने किया है, हमने पहले क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है और उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आ गया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व करना और कुछ नहीं। देखिए 6.022 को मैं 18 से डिवाइड करूँगा, आप कैलकुलेटर निकालिए और इसको डिवाइड कीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.334 इंटू, अब 10 टू द पावर 25 है और एक 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है तो पावर जुड़ जाएगा तो 25 और 1 प्लस 26 आ जाएगा। यही हमारा है क्या आंसर, यही हमारा क्या है आंसर, पहला आंसर हो गया, पहला आंसर आ गया यानी 0.334 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन, बाप रे बाप, यानी 10 के बाद 26 जीरो लगाने हैं। 100 ग्राम वाटर, 1 गिलास पानी हम पट से पी जाते हैं, आपको पता आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को पी जा रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स को आप गटक जा रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, यानी 1 ही सेकेंड लगता है पीने में, यानी 1 सेकेंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन को आप गटक जा रहे हैं, समझ रही ना बात। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन बोला है हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स को आप गटक जा रहे हैं उस पर चार्ज निकालना है, कितनी चार्ज है, यानी 100 ग्राम वाटर में टोटल कितनी चार्ज है, बस वही निकालना है अब हमें। तो उसको मैं रब करता हूँ और सेकेंड पार्ट बनाता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं रब करता हूँ। चलिए, अब सेकेंड पार्ट इसमें बोला है चार्ज निकालने के लिए। तो चार्ज निकालना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी यूज करके हमारे पास एक फार्मूला निकला था Q इज इक्वल टू NE, और यहीं से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज के लिए भी क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन। एक चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है पूर्व से हम जानते हैं, हमें पता है, हम याद करके रखे हैं, रट लिए हैं इसको, हमें सिर्फ ये चाहिए, मिलेगा कहीं से, इतना देर से तो हम यही तो निकाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम निकाले हैं, ये चीज़, बस इसी को यहाँ पे उठा के रख दीजिए। 0.334 इंटू 10 टू द पावर 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, मल्टीप्लाई कर दिए, n इंटू ई, n ये दिया हुआ था, e है हमारे पास पहले से, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास जो आएगा वो आएगा
34 इंटू 10⁻19 है, 26 और 90 को जोड़ेंगे, 26 प्लस -19 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.34 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। इसको जोड़िए, घटा, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 26 माइनस 19 हो जाएगा 7। तो हमारा आ गया फाइनल आंसर यही कूलम में। ये हमारा आ गया आंसर 5.34 इंटू 10⁻7 कूलम आ गया हमारा आंसर। यानी कि जो 100 ग्राम वाटर में इतना चार्ज होता है, इतना चार्ज आप घटक जा रहे हैं 1 सेकेंड में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हुआ, घटक जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। कौन कौन सा मैंने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया? मोल कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ किया, और दूसरा जो मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आया था मैंने उसको यूज़ किया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये सारा जो मैंने प्रॉब्लम बताया। तो यहाँ से हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है और उसके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा कूलम्स लॉ, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। फिर कूलम्स लॉ से आपके ढेर सारे फार्मूलाज बनना शुरू हो जाएगा और ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल्स भी बनाना है। आप बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। और मेरी अगर लेक्चर आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कुछ कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको पसंद ना आता है तो आप डिसलाइक करें उसको, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपको पसंद आती है तो उसको आप लाइक करके बताएं कि कितना आपको पसंद आ रहा है। और आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में मुझे आप बताएं कि आपको कहाँ पे समझ में आया और कहाँ समझ में नहीं आया। और आपको समझ में आया है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं।